गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं मनीष कुमार एम के बायो यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे नीट के जूलॉजी क्वेश्चंस, जो कि नीट के पीवाईक्यू भी होंगे इसमें कुछ, और कुछ अपने से बनाए हुए एक बहुत ही बेहतरीन नीट लेवल के क्वेश्चंस होंगे। हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। यदि आपको नीट में 180 आउट ऑफ 180 लेकर के आना है जूलॉजी के टोटल 45 क्वेश्चंस में से, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत 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 ही हेल्पफुल होगा। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछ रहा है। करेक्ट, इसको अंडरलाइन कीजिए, इसको मार्क कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है, ये मार्क नहीं करने पे हम लोग जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि करेक्ट पूछ रहे हैं या इनकरेक्ट। करेक्ट वाले में तो मार्क करने का ज़्यादा मतलब ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन इनकरेक्ट वाले को मार्क करना बहुत 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 ही यूजफुल साबित होगा। नहीं तो क्या होते हैं कि तीन करेक्ट ऑप्शन दिए होते हैं, एक इनकरेक्ट होता है, और हम लोग पहला ही ऑप्शन पढ़ते हैं, डेट वन इज द करेक्ट, और उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं कि आगे हम लोग बढ़ते ही नहीं और करेक्ट को मार्क करके चले आते हैं, जबकि पूछा क्या जाता है, इनकरेक्ट। तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द फंक्शन ऑफ साउथ, सॉरी, एस ए नोड। अब एस ए नोड क्या है? एस ए नोड हम नॉर्मली एक डायग्राम यदि बनाएं, हम लोग हार्ट का डायग्राम जैसे बनाते हैं इस टाइप का, हार्ट का डायग्राम यदि हम लोग इस टाइप का बनाते हैं, तो ये क्या हुआ, ये हुआ लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम ही हुआ ना, जो हमारा राइट साइड है वो स्क्रीन का लेफ्ट साइड होगा। तो स्क्रीन में जो दिख रहा है वो स्क्रीन के लेफ्ट साइड की ओर हम लोग बनाएंगे ना। लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल, और ये राइट एट्रियम। ठीक है। तो यदि ये पूछ रहा है ऐसे नोड की, ऐसे नोड का मतलब क्या होता है, साइनो एट्रियल नोड। क्या होता है? साइनो एट्रियल नोड। और इसी तरह ऐसे नोड का ही एक दूसरा होता है एवी नोड। एवी नोड, ठीक है, एवी नोड। तो ऐसे नोड को हम लोग जो बोलते हैं, ऐसे नोड को हम लोग क्या बोलते हैं सर? ऐसे नोड को हम लोग जनरली जनरली ऐसे नोड को हम लोग पेस मेकर के नाम से जानते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि हार्ट सर्जरी हुआ है, नया पेस मेकर लगा है। ठीक है। तो वो पेस मेकर कुछ और नहीं बल्कि एक ऐसे नोड है, और एवी नोड क्या होता है, एक पेस सेटर होता है। ऐसे नोड का लोकेशन इस जगह पे होगा, जो आर ए लिखा हुआ है उसके ऊपर में। ठीक है। ऐसे नोड का लोकेशन इस जगह पे होगा। देखिए हम यहाँ से मार्क कर रहे हैं, ऐसे नोड का लोकेशन इस जगह पे होगा, और ए भी नोड का लोकेशन इस जगह पे होगा। ठीक है। ए भी नोड का लोकेशन इस जगह पे होगा, और मतलब राइट एट्रियम में ही होगा। ऐसे नोड का लोकेशन ऊपर होगा, ए भी नोड का लोकेशन नीचे साइड में होगा। अब यहाँ पूछ रहा है करेक्ट क्या है। इट जनरेट इम्पल्सेस डेट रेगुलेट हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। क्या ये एक ऐसा इम्पल्स जनरेट करता है जिससे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रेगुलेट होता है? बिल्कुल, ये सही बात है। ये ऐसा इम्पल्स जनरेट करता ही है, इसलिए इसको पेस मेकर भी कहते हैं। इट डिलेज द इम्पल्स बिफोर दे रीच द वेंट्रिकल। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। इट इज लोकेटेड लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी देखिए मैंने आप कहाँ बताया, राइट एट्रियम में बताया। इट प्रिवेंट ब्लड बैकफ्लो। अरे भैया, ये तो किसका काम है? ये काम है वाल्व का। ये वाल्व का, वाल्व कितने तरह के होते हैं? दो। एक कौन सा? मिट्रल वाल्व। मिट्रल बोले तो बाइकस्पिड वाल्व। मिट्रल बोले तो बाइकस्पिड वाल्व, जिसमें वाल्व कितने होते हैं? दो। और एक होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है। तो ये वाल्व का काम है, ये बैकफ्लो, ब्लड का बैकफ्लो जो रोकता है। ये कौन रोकता है? ये वाल्व रोकता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर 1 के साथ मूव करेंगे और आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काउज्ड बाय प्लाज्मोडियम। डिजीज पूछा है, किससे काउज होने वाला? प्लाज्मोडियम से। तो हम लोग यहाँ ऑप्शन की ओर देखते हैं। ट्यूबरकुलोसिस किससे काउज होता है सर? ट्यूबरकुलोसिस काउज होता है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर, TUBER ना,
ट्यूबर, CULOSIAE, ट्यूबरकुलेसी। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसी, यानी कि ये एक बैक्टीरिया से काउज होता है। और बैक्टीरिया तो आप समझ रहे हैं, बैक्टीरिया प्लाज्मोडियम नहीं है। मलेरिया, मलेरिया फैल्सीपेरम से काउज होता है। और फैल्सीपेरम क्या है? ये एक प्लाज्मोडियम ही है। फैल्सीपेरम क्या है? एक प्लाज्मोडियम है। इसको लाने वाले जो वेक्टर हैं, इसको लाने वाले वेक्टर हैं फीमेल एनाफ्लीस, फीमेल एनाफिल मॉस्किटो, मॉस्किटो। ठीक है। मैं जो भी लिख रहा हूँ ये आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा। यदि आपको मेरा लिखा हुआ कोई कंटेंट नोट करना है या याद करना है, तो आप इसको अपने पेन पेपर लेकर के बैठें और पेन पेपर में लिखते चलें। क्योंकि मैंने जो भी अभी लिखा है, अभी आपको पढ़ाते वक्त में मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ, ये आपको पीडीएफ में प्रोवाइड नहीं होगा। पीडीएफ में सिर्फ और सिर्फ वही चीज प्रोवाइड होगा जो यहाँ पे प्री लोडेड पीपीटी बना हुआ है, यानी कि जो इस पे टाइप किया हुआ है, जो डिजिटल पीपीटी है। मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ ये आपको अभी, यदि जरूरत है तो आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन तो सही मिल गया हमको। एक प्लाज्मोडियम से होने वाला जो डिजीज है वो क्या है? मलेरिया है। ठीक है। अब देखते हैं टाइफाइड क्या है। टाइफाइड एक ऐसा बीमारी है जो साल्मोनेला टाइफी से होता है। साल्मोनेला टाइफी से होता है। और साल्मोनेला टाइफी क्या है? साल्मोनेला टाइफी भी अपने आप में क्या है? एक बैक्टीरिया ही है। साल्मोनेला टाइफी भी क्या है? अपने आप में एक बैक्टीरिया ही है। याद, मैं बताते चलूं बीच में। टाइफाइड के लिए नीट का एक फेवरेट क्वेश्चन है। टाइफाइड के लिए हम लोग जनरली विडाल टेस्ट करते हैं। और मलेरिया के लिए हम लोग जनरली कौन सा टेस्ट करते हैं सर? मलेरियल पारासाइट। क्या है इसका? मलेरियल मलेरियल पारासाइट। ठीक है। मलेरिया के लिए मलेरियल पारासाइट टेस्ट करते हैं एमपी, और टाइफाइड के लिए जनरली हम लोग विडाल टेस्ट करते हैं। अमीबियासिस क्या होता है? अमीबासिस जो है ये इंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से होता है। इंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से होता है। और ये हिंट अमीबा हिस्टोलाइटिका क्या है? ये हमारे हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हमारे इंटेस्टाइन में। तो ये आप कह सकते हैं इंटेस्टाइनल पारासाइट है। इंटेस्टाइनल पारासाइट है किसका? ह्यूमन का। या फिर आप कह सकते हैं एनिमल का। ठीक है। ये इंटेस्टाइनल पारासाइट है। ये क्या है? हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, इंटरमीबा हिस्टोलाइटिका। और ये हमें गैस्ट्रो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो बीमारी कहाँ से देगा? हमारा पेट का ही देगा ना, पेट का, इंटेस्टाइन का। तो ये हमें एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बीमारी देता है। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या बोल रहा है? एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में। जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में देखिए, अभी मैंने आपको पहला ही क्वेश्चन में बताया था ना। क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो इनकरेक्ट के लिए आपको क्या करना है? इनकरेक्ट के लिए आपको इसको मार्क करके रखना है कि भैया हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया है, करेक्ट नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो करेक्ट क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आर क्रिएटेड यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से बनता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू प्रोड्यूस फार्मास्यूटिकल। बिल्कुल। जेनेटिकली मॉडिफाइड हैव नो एप्लीकेशन इन मेडिसिन। अब देखिए, यदि आपने इसको सही कर दिया है तो क्या ये पॉसिबल है कि ये सही होगा? जब फार्मास्यूटिकल में इसका यूज हम लोग कर रहे हैं, तो मेडिसिन बनाने के लिए नहीं करेंगे तो फार्मास्यूटिकल में और किस चीज के लिए यूज करेंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू इम्प्रूव क्रॉप यील्ड। बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। और इनकरेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। स्ट्रक्चरल सॉरी स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या है? स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड का मतलब हम लोग कह सकते हैं ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा है।
कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा है। और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या प्रोवाइड करता है? ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहे हैं ना, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है तो ये रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट शेप प्रोवाइड करेगा। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। किसका प्रोटेक्शन? तो प्रोटेक्शन ऑफ द सेल, या आप इसको प्रोटेक्शन टू द सेल भी लिख सकते हैं। प्रोटेक्शन टू द सेल, प्रोटेक्शन के साथ टू ही ज्यादा सुटेबल शब्द है, ऑफ लिखना ठीक नहीं है। प्रोटेक्शन टू द सेल, ठीक है। तो रिजिडिटी होगा, शेप होगा, प्रोटेक्शन टू द सेल होगा। तो ये सारा जो फंक्शन है, ये सारा फंक्शन किसका है? ये उस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का है जो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड बना रहा है। अब यहाँ पूछ रहा है स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड किसका? तो फंगी का। हम लोग देखते हैं सेलुलोज किसका है? प्लांट के लिए स्पेशल है। स्टार्च किसका है? किसी के लिए स्पेशल नहीं है। ग्लाइकोजन किसका है? एनिमल के लिए आप कह सकते हैं एनिमल के लिए या ह्यूमन के लिए आप कह सकते हैं, बट ये कंप्लीट नहीं है, पूरी तरह से नहीं है, ठीक है। काइटिन जो है वो फंगस का सेल वॉल बना रहा है, फंगस के लिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 की ओर हम लोग मूव करेंगे, और ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से विदा मांगेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5, विच स्केलेटल कंपोनेंट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन? अब यहाँ बात करता है कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा स्केलेटल कंपोनेंट है? तो भैया ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने पढ़ा होगा स्कल, SKULL, 3 L हो गया ना, SKULL। ये जो स्कल है, इसी को तो क्रेनियम बोलते हैं, इसी को तो क्रेनियम बोलते हैं। तो क्रेनियम इज जनरली क्या होता है? स्केलेटल कंपोनेंट है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं बाकी सभी ऑप्शन के बारे में, थोड़ा एक एक दो दो पॉइंट। तो वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है सर? वर्टिब्रल कॉलम स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ये हमें मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। मूवमेंट में, कैसा मूवमेंट में ये हेल्प कर रहा है? हमें बेंडिंग में हेल्प कर रहा है। वर्टिब्रल कॉलम हमें बेंड होने में हेल्प करता है। हमें करने में हेल्प कर रहा है, ट्विस्टिंग में हेल्प कर रहा है। हमारा हेड को राउंड करने में हेल्प कर रहा है, राउंडिंग ऑफ हेड, मतलब अपना माथा को हम लोग इधर उधर घुमा पा रहे हैं, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम हमारे पास है। स्टर्नम क्या है? स्टर्नम आप जान रहे होंगे, लंग और हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। मेनली इसका जो सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन का जो, एक्चुअली यहाँ क्वेश्चन प्रोटेक्शन की बात है, इसलिए हम प्रोटेक्शन पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। स्टर्नम का काम प्रोटेक्शन ऑफ हार्ट एंड, क्या? हार्ट एंड लंग, ठीक है। हार्ट और लंग को प्रोटेक्ट करने का काम ये कर रहा है मेनली। क्रेनियम जो स्कल है वो ब्रेन को तो प्रोटेक्ट कर ही रहा है, आप देख ही रहे हैं, ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है ये। और पेल्विक गडल का काम क्या है? पेल्विक गडल एक ऐसा कनेक्टिंग ऑर्गन है, कनेक्टिंग ऑर्गन, या आप कह सकते हैं कनेक्टिंग बॉडी पार्ट which connect, ये किसको कनेक्ट कर रहा है सर? which connect internal reproductive, which connects lower limb with axial body parts या अपर बॉडी पार्ट्स। और एक दूसरा जो फंक्शन है, यदि हम प्रोटेक्शन के हिसाब से देखें, तो ये प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इंटरनल रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव यूरिनरी एंड डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव यूरिनरी एंड डाइजेस्टिव, एक्सक्रीशन
हाँ, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो पेल्विक गडल क्या है? पेल्विक गडल एक कनेक्टिंग ऑर्गन है जो कि बॉडी पार्ट को कनेक्ट कर रहा है, लोअर लिम्ब को कनेक्ट कर रहा है एक्सियल बॉडी पार्ट से या अपर बॉडी पार्ट से। और यदि प्रोटेक्शन के बिहाफ में हम लोग देखें, तो प्रोटेक्शन के बिहाफ में हम लोग देखते हैं ये इंटरनल रिप्रोडक्टिव, यूरिनरी, डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम को ये प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर 3 के साथ में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following is correct, sorry, which of the following is correct about genetic engineering approval committee? यदि हम बात करते हैं जीईएसी की, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, यहाँ कहीं कहीं पे आपको अप्राइजल भी देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। APRAISAL, अप्राइजल भी देखने को मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअली जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, और कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी। तो यहाँ पे ये पूछा क्या है? ये पूछा है हमें करेक्ट स्टेटमेंट, ये पूछा है हमें करेक्ट स्टेटमेंट। जेनेटिक इंजीनियरिंग रेगुलेट्स द यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इन इंडिया, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी अप्रूव्स ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडिंग, नहीं 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 नहीं, ये ट्रेडिशनल की यदि बात हो रही है तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम नहीं है। जेनेटिक इंजीनियरिंग किसको अप्रूव कर रहा है? जो अभी नया हम हाइब्रिड बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसको। जेनेटिक इंजीनियरिंग ओवरसी एंटीबायोटिक प्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, नहीं, ये ऐसी ही कोई बात नहीं। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का आपको पढ़ाया नहीं गया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी इज एन इंटरनेशनल बॉडी, नहीं 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 नहीं, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जो है वो हमारा इंडियन है, और ये इंडिया का एक नेटिव है, ये इंडियन बॉडी है, इंडियन बॉडी है। और साथ ही साथ आप स्टेटरी बॉडी भी कह सकते हैं, स्टेटरी बॉडी। एक्चुअली ये पॉलिटी का टर्म हो गया, इसको आप इग्नोर कीजिए। यदि आपको याद रखना है तो रख सकते हैं, और नहीं भी रखना चाहे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ, एक सेकेंड, इसको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, क्या है जी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, हाँ ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इस मिनिस्ट्री के द्वारा क्या किया जाता है? इस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको गाइड किया जाता है। और इसी मिनिस्ट्री के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर जीईएसी काम करता है, जीईएसी काम करता है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ में। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काउज्ड बाय एप्स्टीन बार वायरस। अभी देखिए ये न्यूज में चला हुआ है, ठीक है, अभी न्यूज में चला हुआ है एप्स्टीन बार वायरस। एप्स्टीन बार वायरस क्या है? एप्स्टीन बार वायरस एक ऐसा वायरस है जो क्या कर रहा है, इसके बारे में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करंट में अभी चला हुआ है, हो सकता है कि मेडिकल में पूछ दे। मैंने क्वेश्चन बनाने के लिए इसलिए सोचा। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं सर, ह्यूमन ह्यूमन हर हर्पस वायरस के नाम से, ह्यूमन हर्पस वायरस नंबर 4, ठीक है, इसको एक और नाम से जानते हैं। ये जनरली स्प्रेड जो होता है, ये स्प्रेड किससे होता है? स्प्रेड थ्रू सलाइवा से होता है। किससे होता है? सलाइवा से होता है। और इसलिए इसको हम लोग जनरली किसिंग डिजीज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसको हम लोग किसिंग डिजीज के नाम से भी जानते हैं। देखिए यहाँ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी, क्या कहते हैं, एक्सप्लेनेशन बॉक्स में हमने लिखा है, इसको किसिंग डिजीज के नाम से भी जानते हैं। सबसे बड़ी बात है, इस पे कोई सिम्टम नहीं होता है, कोई सिम्टम नहीं होता है, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होता है,
ना कोई सिम्टम है, ना कोई इन्फेक्शन है, तो लोगों को पता कैसे चलेगा भैया? लोगों को पता ही नहीं चल पाता है, यही तो सबसे बड़ा दिक्कत है। जब लोगों को पता ही नहीं चलेगा तो लोग इसका इलाज कैसे करेंगे? इसलिए जब लोगों को पता ही नहीं चलेगा तो लोग इसका इलाज कैसे करेंगे? और इसलिए इसका डिजीज का जो नाम है वो क्या है? देखिए यहाँ पे डिजीज का नाम, सेकंड नंबर, इन्फेक्शियस इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। इसका डिजीज का नाम ये है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। ठीक है, इससे होने वाला जो डिजीज है, यहाँ वही पूछ रहे हैं ना, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काउज्ड बाय, कौन सा डिजीज है? तो इससे होने वाला जो डिजीज है उस डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। ये जनरली किस में देखने को मिलता है? ये जनरली टीनेजर्स में देखने को मिलता है, यंग एडल्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब जनरली टीनेजर्स और यंग एडल्ट में क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि ये किसिंग डिजीज है। जनरली इसी एज में लोग क्या, मतलब इस बीमारी के शिकार होते हैं। और जब कोई सिम्टम ही पता नहीं चलेगा, कोई इन्फेक्शन ही पता नहीं चलेगा, तो क्या कोई ट्रीटमेंट होगा क्या? कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है सर, कोई स्पेसिफिक क्योर नहीं है इसका। ठीक है, बात समझ में आया? कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई स्पेसिफिक क्योर नहीं है। आपको बस इस बीमारी के बारे में इतना ही मैंने कुछ स्पेशल पॉइंट आपके लिए ढूंढ करके रखा था, जो मुझे आपको बताना था। हेपेटाइटिस बी क्या है? हेपेटाइटिस बी एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है तो जाहिर सी बात है, ये बॉडी फ्लूइड से ये ट्रांसफर होता होगा। बॉडी फ्लूइड कैसे कैसे हो सकता है? इन्फेक्टेड नीडल से ट्रांसफर हो सकता है, सलाइवा से ट्रांसफर हो सकता है, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ट्रांसफर हो सकता है, सीमेन से ट्रांसफर हो सकता है, स्पर्म से हो सकता है, वेजाइनल फ्लूइड से ट्रांसफर हो सकता है। यहाँ नहीं, यहाँ वेजाइनल वेजाइनल फ्लूइड से ट्रांसफर हो सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं ये सब जो हेपेटाइटिस बी जो है वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो बॉडी फ्लूइड से यानी वेजाइनल फ्लूइड से हो सकता है, निडल से हो सकता है, सलाइवा से हो सकता है, ब्लड से हो सकता है, सीमेन से हो सकता है। आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। रेबीज एक बीमारी है। रेबीज भी एक वायरल ये भी एक वायरल डिजीज है। ठीक है, यहाँ चारों के चारों वायरल डिजीज ही हैं। यहाँ जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं चारों वायरल डिजीज भी है। रेबीज एक बीमारी है जो कि हमें कुत्ता के काटने से होता है, डॉग बाइट से होता है, डॉग बाइट से होता है। और इस बीमारी के जो क्या कहते हैं, इस बीमारी से ग्रसित जो इंसान होते हैं उनको आप देखिएगा, वो हाइड्रोफोबिया होते हैं। हाइड्रोफोबिया, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको नीट में पूछा जाता है। हाइड्रोफोबिया करने का मतलब ये वाटर से दूर भागते हैं। क्या कि कहेंगे इसको? वाटर फियर या वाटर हेटर आप कह सकते हैं। ठीक है, वाटर फियर या वाटर हेटर आप कह सकते हैं। तो ये पानी से दूर भागते हैं। फोबिया, फोबिया मतलब डर, हाइड्रो मतलब पानी, तो ये पानी से दूर भागने की कोशिश करते हैं। पोलियो, पोलियो एक ऐसा बीमारी है जो अंडर 5 के एज में ही हो जाता है, अंडर 5 में ही हो जाता है। और क्यों होता है? क्योंकि वैक्सीनेशन सही से प्रॉपर ना होने की वजह से। नहीं तो आप देखिएगा, जैसे बच्चा जन्म लेता है उसका वैक्सीनेशन करवा दिया जाता है। वैक्सीनेशन पोलियो का इसलिए करवा दिया जाता है ताकि अंडर 5 के एज में ही पोलियो हो जाता है। और पोलियो क्या है? ये एक कंप्लीट पैरालिसिस वाला बीमारी है। ये कंप्लीट पैरालाइसिस कर सकता है। कभी कभी ये फटल भी होते हैं। फटल बोले तो ये कभी कभी काउज डेथ। ठीक है, ये कभी कभी डेथ भी करवा सकते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं। एप्स्टीन बार वायरस से होने वाले जो डिजीज है उस डिजीज का नाम है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। ठीक है, जिस हिसाब से मैं यहाँ आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, और एम के बायो चैनल पे मैंने बॉटनी, जूलॉजी दोनों के एमसीक्यू नीट के पर्सपेक्टिव में आपको बताने की कोशिश किया है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश किया है। इसी प्रकार मेरा एक और चैनल है अंक प्लस के नाम से, उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
यदि आपके सगे संबंधी भाई बहन, मित्र, यार, कोई ऐसा हो जिसको आप जानते हैं कि जो एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हो, मोस्ट चांस रखिएगा कोई स्टेट पीएससी या यूपीएससी का यदि प्रिपरेशन कर रहा हो, तो मैं करंट अफेयर्स, इंग्लिश, हिंदी, जीके, जीएस सबके कुछ एमसीक्यूज, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डाले हुए हैं अंक प्लस के चैनल पे। आप एक बार उनको चैनल शेयर कीजिए और उनको बोलिए, उनको देखने के लिए। ये मुझे पूरा भरोसा है जिस प्रकार आपको ये नीट वाला वीडियो आपको पसंद आ रहा है, उन्हें भी ये पसंद आएगा जो जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आने वाला 1 फरवरी 2026, मतलब आज से 2-3 दिन के बाद, मैं 1 फरवरी 2026 से कंटिन्यू उस पे यूपीएससी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डाला करूंगा। और पीवाईक्यू प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जैसा आज मैं आपको बॉटनी और जूलॉजी पढ़ा रहा हूँ, उसी प्रकार वहाँ पे डेली एक सेट आपको यूपीएससी के भी देखने को मिलेंगे। इसलिए आप अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द थैलेमस इज करेक्ट। अब थैलेमस के बारे में बात हो रही है, तो थैलेमस क्या है? थैलेमस के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, थैलेमस क्या है भैया? थैलेमस एक ब्रेन का, क्या कहते हैं, सेंट्रल रिले स्टेशन है, या आप कह सकते हैं सेंट्रल रिले हब है। क्या है? ये सेंट्रल रिले स्टेशन है। रिले स्टेशन है थैलेमस। मतलब एक कॉमन टर्म में यदि हम लोग बोले, तो कॉमन टर्म में इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन का ये सेंट्रल रिले स्टेशन, या फिर आप इसको सेंट्रल रिले और स्टेशन के जगह हब भी बोल सकते हैं। HUB, HUB, ठीक है। सेंट्रल रिले स्टेशन या सेंट्रल रिले हब भी बोल सकते हैं। और वही आपका पहला ऑप्शन में दिख जा रहा है कि ये रिले स्टेशन है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। थैलेमस एक रिले स्टेशन है जो कि ब्रेन का पार्ट है। यदि ये बोल रहा है ऑप्शन नंबर 2 में कि डायरेक्टली कंट्रोल वॉलेंट्री मसल ऑफ द मूवमेंट, तो नहीं। ये जनरली वॉलेंट्री मसल ऑफ मूवमेंट जो करने वाले हैं, उसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं? उसका नाम हम लोग एक्चुअली क्या बोलते हैं? वो कोई कॉर्टेक्स करके होता है। क्या है उसका नाम? मोटर कॉर्टेक्स। मोटर कॉर्टेक्स उसका नाम है सर, मोटर कॉर्टेक्स। मोटर कॉर्टेक्स है जो कि वॉल्यूंटरी मसल मूवमेंट को कंट्रोल करता हो, उसका नाम है मोटर कॉर्टेक्स। ठीक है। यदि हम बात करते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसको आप शॉर्ट में CSF लिखते हैं। तो क्या ये CSF थैलेमस का काम है CSF को प्रोड्यूस करना? नहीं। CSF को प्रोड्यूस करने वाले जो ब्रेन के ऑर्गन है या ब्रेन के पार्ट हैं, उस पार्ट को हम लोग कहते हैं कोरोइड प्लेक्सस। कोरोइड प्लेक्सस। कोरोइड प्लेक्सस इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन that produces cerebrospinal fluid यानी कि CSF. Motor cortex is a part of brain that directly controls voluntary muscle of the movement. ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है इसके पास कोई सेंसरी प्रोड्यूसिंग रोल नहीं है। अब देखिए, रिले स्टेशन है फॉर सेंसरी इंफॉर्मेशन। यदि ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को पास कर रहा है, तो ये सेंसरी प्रोडक्शन वाला तो बिल्कुल ऑटोमेटिक ही गलत हो जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट JGA। JGA जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus के बारे में क्या करेक्ट पूछ रहा है? करेक्ट पूछ रहा है, तो हम लोग बात करते हैं JGA रेगुलेट ब्लड प्रेशर बाय रिलीजिंग रेनिन। ये बिल्कुल ब्लड प्रेशर को ये रिलीज करता है। कब रिलीज करता है? जब देखता है कि बीपी मेरा बहुत लो हो गया है। जब देखता है बीपी मेरा लो हो गया है, तो बीपी को हाई करने के लिए, बीपी को हाई करने के लिए ये रेनिन का प्रोडक्शन करेगा। रेनिन जितना ज्यादा रहेगा, बीपी उतना ही ज्यादा हाई होगा।
ठीक है। जब ये देखता है कि बीपी मेरा सॉरी जब ये देखता है कि बीपी मेरा हाई हो गया है बॉडी में, तो ये रेनिन के प्रोडक्शन को स्टॉप कर देता है या कम कर देता है, ताकि बीपी भी कम हो पाए। तो जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस जेजीए रेगुलेट कर रहा है ब्लड प्रेशर को, रिलीजिंग रेनिन के माध्यम से। जेजीए लूप ऑफ हेनले में लोकेट करता है? नहीं सर, जेजीए लूप ऑफ हेनले में लोकेट नहीं करता है। जेजीए कहाँ लोकेट करता है? तो जेजीए का लोकेशन जो है वो डीसीटी, जहाँ पे, एक सेकेंड, डीसीटी, और जहाँ पे आकर के मैच करता है किससे? अफरेंट, अफरेंट या इफरेंट, अफरेंट या इफरेंट, बताइए, अफरेंट या इफरेंट, मतलब ए होगा या ई होगा? अफरेंट होगा या इफरेंट होगा? अफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। डीसीटी जहाँ पे ए अफरेंट एटोरियल से जहाँ आके मिलता है, यहीं पे बनता है जेजीए, ठीक है, यहीं पे इसका लोकेशन है। तीसरा हम लोग बात करते हैं, जेजीए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लूकोज रीएब्जॉर्प्शन। नहीं, इसका ऐसा कोई फंक्शन हमने आज तक नहीं पढ़ा है, ठीक है। जेजीए का जो फंक्शन है वो क्या फंक्शन है? जेजीए का फंक्शन है, वो बीपी को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, वो ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करता है, वो जीएफआर को कंट्रोल करता है। क्या क्या हमने पढ़ा है? बीपी हमने पढ़ा है, जीएफआर हमने पढ़ा है, उसके बाद हम एक और कहते हैं रेनल, रेनल फ्लूइड पढ़ा है। तो इन सब के कंट्रोल में जेजीए का हेल्प होता है। ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन में इसका कोई हेल्प नहीं है। तो यहाँ पे भी हम गलत कर दिए, यहाँ पे भी गलत कर दिए। जेजीए डिक्रीजेज रेनिन सेक्रेशन व्हेन ब्लड प्रेशर इज लो। अभी अभी हमने आपको क्या बताया, यहाँ पे देखिए, जब व्हेन व्हेन बीपी लो हो जाता है, देन तब क्या करेगा? रेनिन इंक्रीज करेगा ताकि बीपी बढ़ सके। और जब बीपी हाई होगा तो रेनिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ताकि बीपी लो हो सके। तो यहाँ पे ये जो लिखा है जेजीए डिक्रीजेज, यहाँ पे इसको क्या लिखना चाहिए था? इंक्रीजेज, इंक्रीजेज रेनिन व्हेन बीपी इज लो। या हम कहेंगे डिक्रीज, यदि लिख रहा है तो डिक्रीज रेनिन का प्रोडक्शन लिखना चाहिए व्हेन, क्या? व्हेन बीपी इज हाई। जब बीपी हाई है तो वो लो करने के लिए रेनिन, रेनिन के प्रोडक्शन को डिक्रीज करेगा। और जब बीपी लो है तो रेनिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा ताकि बीपी बढ़ाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 10 के साथ हम लोग मूव करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन क्या है सर? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का फंक्शन फ्रॉग में क्या है? तो हम लोग जनरली क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग बात करेंगे कि फ्रॉग में निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटेक्शन का काम करता है आईज को। पानी के अंदर, पानी के अंदर आईज को प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है। एक मेम्ब्रेन है जो कि आईज के प्रोटेक्शन के लिए यूजफुल होता है। यदि हम साउंड रिसेप्शन की बात करते हैं, किसकी? फ्रॉग की। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं फ्रॉग की, ठीक है। तो फ्रॉग में यदि हम साउंड रिसेप्शन की बात करते हैं, तो साउंड रिसेप्शन के लिए जनरली हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की का नाम पढ़ते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का नाम पढ़ते हैं। यदि हम गैस के एक्सचेंज की बात करते हैं, तो गैस एक्सचेंज वो स्किन के माध्यम से करता है, लंग के माध्यम से करता है, ठीक है। गैस एक्सचेंज वो स्किन के माध्यम से करता है, लंग के माध्यम से करता है और माउथ के माध्यम से करता है। ये जो स्किन के माध्यम से गैस एक्सचेंज होता है, इस चीज को हम लोग कहते हैं क्यूटेनियस, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। आपने एक स्पेशल टर्म पढ़ा होगा कहीं कहीं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन आपने पढ़ा होगा। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन स्किन से होने वाला रेस्पिरेशन, स्किन से होने वाला गैस एक्सचेंज को हम लोग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहेंगे। और एक्सक्रीशन के लिए उनके पास भी क्या होता है? उनके पास भी किडनी पाए जाते हैं, उनके पास भी किडनी होते हैं। तो क्यूटेनियस, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, लंग, माउथ और स्किन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और
आइज का प्रोटेक्शन, अंडर वाटर निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। यदि हम ऑस्मोटिक बैलेंस की बात करते हैं ब्लड में, तो ब्लड में ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार है? तो यहाँ पे एल्बुमिन प्रोटीन जिम्मेदार है। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब इसमें कुछ बहुत ज़्यादा बताने वाला चीज़ नहीं है। हेमोग्लोबिन के बारे में हम लोग बात करते हैं। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसफर ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। हेमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन मिलके ठीक है, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिल करके उसको ट्रांसपोर्ट करता है। ग्लोब्यूलिन का यदि हम फंक्शन देखें, तो ग्लोब्यूलिन का फंक्शन जनरली इम्यूनिटी में सबसे ज़्यादा हम लोग बात करेंगे। जनरली हम लोग बात करेंगे इम्यूनिटी में। इम्यूनिटी के लिहाज से ये टोटल 3 तरह के सेल होते हैं इसमें। एक अल्फा सेल, एक बीटा सेल और एक गामा सेल। गामा सेल, एक्चुअली ये आर नहीं है, ये मैंने गामा लिखा है, गामा सेल। और ये गामा सेल जो है, वो गामा सेल क्या प्रोड्यूस करता है? गामा सेल ही प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, और जिसकी वजह से ये हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। क्या बनाता है? इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। फिब्रिनोजन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ग्लोब्यूलिन भी आपको ब्लड क्लॉटिंग में भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। ग्लोब्यूलिन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, बट प्राइमरी फंक्शन यदि ब्लड क्लॉटिंग का आपको कहीं देखना है, तो वो फिब्रिनोजन में आपको प्राइमरी फंक्शन ब्लड क्लॉटिंग का देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वुंड हीलिंग में भी हेल्प करता है। जब ब्लड क्लॉट होगा तो जाहिर सी बात है वुंड हीलिंग में भी ये हेल्प करेगा। वुंड हीलिंग में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। हम लोग एल्बुमिन की चर्चा करेंगे। विच पार्ट ऑफ सैक्रोमियर डिसअपियर ड्यूरिंग कंप्लीट मसल कॉन्ट्रैक्शन। कंप्लीट मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान यदि ये डिसअपियर की बात कर रहा है, यदि ये डिसअपियर की बात कर रहा है, तो हम लोग एच जोन की ओर मूव करेंगे। एच जोन की ओर मूव करेंगे यदि ये डिसअपियर की बात करता है तो। और यदि ये हमसे बोलता है डिक्रीज, यदि ये हमसे बोलता है डिक्रीज, तो हम इन दोनों की बात करते हैं। जेड लाइन या आई बेंड, ये दोनों डिक्रीज होते हैं, पूरी तरह से डिसअपियर नहीं होते हैं। ठीक है, और ए बेंड क्या होता है? ए बेंड कांस्टेंट रहता है, इस पे कोई चेंज नहीं आता है। नो चेंज, नो चेंज। क्लियर है? हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीलिया लाइनिंग इन फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब क्या होता है सर? फेलोपियन ट्यूब को आप कह सकते हैं, फेलोपियन ट्यूब को आप कह सकते हैं ओविडक्ट। ओविडक्ट, जहां पे ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में से आप कहेंगे कि दिस वन इज यूट्रस, जिसको आप मदर वोम्ब के नाम से जानते हैं। यूट्रस बोले तो मदर वोम्ब, माँ का गर्भ। दूसरा, दिस इज ओवरी, दिस वन इज फेलोपियन ट्यूब। ये फेलोपियन ट्यूब यहाँ से लेकर के यहाँ तक होते हैं, और इसमें टोटल 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं। इस्थमस एम्पुला, ठीक है, और इनफंडिबुलम। तो हम लोग ये बात करते हैं कि फेलोपियन ट्यूब में जो सिलिया लाइनिंग होता है, उसके यदि प्राइमरी फंक्शन की बात की जाए, सॉरी, तो प्राइमरी फंक्शन हार्मोन का सेक्रेशन नहीं है। सिलिया है, तो सिलिया का काम जनरली क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन में वो हेल्प करते हैं। किसके? यहाँ पे जो ओवम बनता है, इस ओवम को ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है।
ओवम को ये यहाँ पे लाने का काम करता है। और एम्पुला, एम्पुला ये जो है एम्पुला, हमने अभी बताया ना इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। तो एम्पुला इज द फर्टिलाइजेशन साइट। एम्पुला एक फर्टिलाइजेशन साइट है जहां पर ओवम प्लस स्पर्म मिलकर के क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। बात समझ में आया? तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन नहीं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन नहीं। इसी प्रकार जैसा आज आप मेरा जूलॉजी का वीडियो देख रहे हैं, इसी प्रकार मैंने बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन में 4-5 अलग अलग एक्सप्लेनेशन के साथ बॉटनी को भी समझाने का कोशिश किया है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि बॉटनी भी आपको बहुत 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 अच्छा लगेगा। जिस प्रकार आपको जूलॉजी अच्छा लग रहा है, बॉटनी को भी आप पसंद करेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बॉटनी के वीडियो यदि देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Which concept in evolution explain the formation of a species from a common ancestor in different geographical region? यदि हम कॉमन एंसेस्टर की बात करते हैं, कॉमन एंसेस्टर की बात करते हैं डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन में, ठीक है, तो ये एडेप्टिव रेडिएशन की बात होती है। आपको फॉर्मूला याद रखना है HAD। ये मेरा खुद का बनाया हुआ फॉर्मूला है, इस पे किसी का कोई पेटेंट राइट नहीं है। H बोले तो ये होमोलोगस की बात कर रहा है। ए बोले तो ए बोले तो एडेप्टिव रेडिएशन की बात कर रहा है। और डी बोले तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की बात कर रहा है। ठीक है। होमोलोगस नाम से ही पता चल रहा है, होमो, HOMO, होमो, होमो मतलब सेम, और लोगस मतलब ओरिजिन। ठीक है। तो ये हमें बता रहा है सेम ओरिजिन वाला। क्या पूछ रहा है, डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन में है लेकिन कॉमन एंसेस्टर है, कॉमन एंसेस्टर है, सेम ओरिजिन है, कॉमन एंसेस्टर है, सेम ओरिजिन है, कॉमन एंसेस्टर है। तो वो कहाँ होगा, सेम ओरिजिन है, कॉमन एंसेस्टर है, तो वो HAD इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एडेप्टिव रेडिएशन, होमोलोगस, इनमें आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, एडेप्टिव रेडिएशन दिखाई दे रहा है। ठीक है। उसी तरह कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के लिए आप याद कर सकते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एनालोगस की का पार्ट है। यहाँ पे आप दो ही बात करेंगे। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज आल्सो सिमिलर विद या एनालोगस विद एनालोगस इवोल्यूशन। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR। PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन DNA को एम्प्लीफाई करता है, DNA को एम्प्लीफाई करता है, HIV टेस्ट करता है, कोविड टेस्ट, कोविड टेस्ट करता है। ये कभी कभी कैंसर के टेस्ट में भी यूजफुल होता है। तो मतलब मेडिकली या क्लिनिकली हम इसको डिजीज के टेस्ट करने में भी यूज कर रहे हैं, और DNA को एम्प्लीफाई करने में भी यूज कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1, DNA लाइगेज एम्प्लीफिकेशन नहीं, ये नहीं, ये नहीं। ठीक है। विच फैक्टर इज द प्राइमरी कॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया? ये देखिए, जूलॉजी में मैंने आपसे पूछा जरूर है, बट ये जूलॉजी का नहीं, एक कॉमन क्वेश्चन है कि प्राइमरी काउज क्या हो सकता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहने का मतलब पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का इंक्रीज हो जाना, इंक्रीज, या आप कह सकते हैं हाई रेट से इंक्रीज हो जाना। ठीक है। पॉपुलेशन का इंक्रीज होना, या आप कह सकते हैं हाई रेट से इंक्रीज होना, उसे हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के नाम से जानते हैं।
तो पॉपुलेशन हाई रेट से इंक्रीज कब होगा? जब डेथ रेट जब सॉरी जब डेथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगा? नहीं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जितना कम होगा उतना ही ज्यादा पॉपुलेशन ग्रो करेगा। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स नहीं, बर्थ रेट नहीं। ठीक है, इस वीडियो के पीडीएफ यदि आपको ज़रूरत होगा, यदि आप पीडीएफ चाहते होंगे तो आप दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और उस टेलीग्राम में आपको पीडीएफ अवेलेबल कर दिया जाएगा। जो सेकंड ब्राउन कलर में आपको दिख रहा है एपी का लोगो, वो क्यूआर कोड एक्चुअली हमारा वेबसाइट ओपन करने के लिए आपको आपके सामने लाया गया है। यदि आप हमारे वेबसाइट को ओपन करके देखना चाहते हैं कि और भी हमारे पास क्या-क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, हमारे कोर्स में क्या-क्या फीचर्स अवेलेबल हैं, तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट को विजिट करने के बाद आपको पीडीएफ, वीडियोज, बहुत तरह के कोर्स में ऑफर्स नए-नए आपको देखने को मिलेंगे और वेबसाइट के माध्यम से आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। आईफ़ोन यूज़र भी कर सकते हैं और एंड्रॉयड यूज़र भी कर सकते हैं। दोनों के लिए अवेलेबल वेबसाइट में एप्लीकेशन अवेलेबल है। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ प्लूरल फ्लूइड इन लंग? यदि हम लंग की बात करें, लंग की बात करें, तो जहाँ कहीं भी ये टर्म आता है प्लूरा, इसका मतलब ही होता है लंग। तो प्लूरल फ्लूइड यानी कि लंग से आने वाला फ्लूइड, प्लूरल मेम्ब्रेन यानी कि लंग को कवर करने वाला मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लूरल फ्लूइड का मेन फंक्शन क्या है? लंग के द्वारा निकले गए जो लिक्विड हैं, लंग में जो फ्लूइड होते हैं, उस फ्लूइड का मेन फंक्शन क्या है? तो उस फ्लूइड का मेन फंक्शन है फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। क्या मेन फंक्शन है? वो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन बिटवीन लंग सरफेस एंड थोरेसिक कैविटी। वो जिस कैविटी में लंग पाया जाता है, उस कैविटी को हम लोग कहते हैं थोरेसिक कैविटी। अब क्या होता है जब ऑक्सीजन रिलीज हो जा रहा है तो लंग बेचारा सिकुड़ जा रहा है। ठीक है, और जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ आ रहा है, लंग हमारा पूरा फैल जा रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन को आप कहेंगे कि जब लंग सिकुड़ जा रहा है, फैल जा रहा है, तो थोरेसिक कैविटी और लंग के बीच में जो गैप आ रहा है, उस गैप में कोई फ्रिक्शन ना हो, उस फ्रिक्शन को उस फ्रिक्शन से किसी तरह का कोई नुकसान ना हो हमारे बॉडी को, हमारे लंग को, तो उसके लिए वहाँ पे प्लूरल फ्लूइड का मेनली फंक्शन होता है। ठीक है, तो हम लोग ये बात करते हैं रिड्यूस फंक्शन ऑफ द प्लूरल कैविटी। यदि गैस एक्सचेंज की बात करते हैं तो गैस एक्सचेंज कौन करता है? लंग के अंदर एल्वियोलाई करते हैं, एल्वियोलाई करते हैं गैस एक्सचेंज में। ब्लड का पीएच ऐसा कुछ नहीं है, ट्रांसपोर्ट गैस ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सेकेंड ऑप्शन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है विच विटामिन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कोएंजाइम एनएडी? यदि कोएंजाइम एनएडी के लिए रिस्पॉन्सिबल विटामिन की बात की जाए, विटामिन बी 1 बेरीबेरी, विटामिन बी 2 रिबोफ्लेविन। ठीक है, विटामिन बी 3 नियासिन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे विटामिन बी 3 के साथ मूव करेंगे और ये आपके बहुत सिंपल सा सवाल है, इसमें कोई बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बिलोंग टू फाइलम हेमिकोडाटा? अब देखिए फाइलम हेमिकोडाटा का एग्जांपल आपके एनिमलिया किंगडम में दिया हुआ है। आप एनसीईआरटी ओपन करेंगे, एनसीईआरटी ओपन करेंगे, उस पे एनिमल किंगडम चैप्टर में जाएंगे, वहां पे आपको 11 फाइलम टोटल दिए गए हैं। ठीक है, 11 फाइलम टोटल दिए गए हैं, फाइलम पोरीफेरा से लेकर के फाइलम कॉर्डाटा तक। और इस कॉर्डाटा में भी आपको 5 पार्ट देखने को मिलते हैं, पीसेज, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, उसके बाद क्या कहेंगे, बर्ड्स, एनिमलिया, और एक बीच में कौन सा छूट गया जी? रेप्टिलिया। और एक बीच में छूट गया था रेप्टिलिया।
तो पीसेस, एम्फीबियन, रेप्टिलिया, बर्ड्स और एम्फीबिया, इन पांचों के अलावा और भी हैं। तो सभी के एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं और सभी एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट हैं। कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो। इसलिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम्पल आप देख लेंगे और एग्जाम्पल को याद करने का अपने तरफ से कोई ट्रिक बना लेंगे। और यदि मुझे ऐसा कोई ट्रिक समझ में आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे अब सवाल खत्म हो गया। आगे हम आपसे धन्यवाद कहना चाहेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो समझ में आता है, मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करें, उनको भी इस वीडियो से कुछ बेनिफिट लेने का मदद करें। धन्यवाद।